सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर जो कि है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि हेल्प करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में, जैसे कि ह्यूमन सीरम हो गया, वैक्सीन्स हो गए, टॉक्साइड्स हो गए। तो स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमें वर्ड समझने की ज़रूरत है कि इम्यूनोलॉजिकल मतलब क्या। आप लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ा होगा। इम्यूनिटी मतलब ऐसे प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के मतलब से हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में सपोज कोई एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, तो उसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है उसी से कुछ कुछ रिलेटेड है। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं कुछ बायोलॉजिकल, कुछ प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें डिजीजेस से बचाते हैं। डिजीजेस से बचाने के अलावा वो हम उनको कई सारे डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया, आपके टॉक्सोइड्स हो गए। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सारे एग्जाम्पल है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे बायोलॉजिकल और प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स जिसको कि हम डिजीज के प्रिवेंशन के लिए बचाते हैं। मतलब हमें बीमारी ना हो, हमें डिजीज ना हो, उससे प्रिवेंट होने के लिए यूज करते हैं। और हम उसको यूज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब कोई डिसीज हुई, ठीक है, तो उसको हम पहचानते कैसे हैं? डायग्नोसिस के थ्रू, टेस्ट करा के, ब्लड टेस्ट करा के, सीरम टेस्ट करा के। तो वो जो टेस्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। जांच हम हिंदी में कहते हैं ना, जांच करा लें, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट करा लें। तो वो जो सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम किसी बीमारी को पहचानते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको डायग्नोसिस कहा जाता है। तो ये जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इसको डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल जैसे कि वैक्सीन्स हो गए, सीरा हो गए, ये सब क्या है? इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। ये जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली ये जो प्रिपरेशंस हैं इसको पेरेंटल रूट से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ऐसी वैक्सीन है जो कि है पोलियो की वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन का नाम क्या है? पोलियो की वैक्सीन का नाम है पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन। ये सिर्फ ऐसी वैक्सीन है जिसको कि ओरली दिया जाता है। अदरवाइज जितनी भी वैक्सीन हैं उनको पेरेंटल रूट से दिया जाता है, ठीक है। जितने भी सीरम हैं, टॉक्सोइड्स हैं, जो भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको पेरेंटल रूट से दिया जाता है। सिर्फ एक वैक्सीन को छोड़ के जो कि पोलियो वाली वैक्सीन है जिसको हम पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन कहते हैं, इसको ओरल रूट से दिया जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको पेरेंटल रूट से ना देके हम ओरल रूट से देते हैं? तो आंसर हो गया आपका पोलियो वाली वैक्सीन। अब जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको पेरेंटली क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर हम इन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ओरली देंगे तो जब हम इन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ओरली एडमिनिस्टर कराते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जो भी एक्टिविटी है वो लूज हो जाती है, उनकी पूरी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो सारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको हम ओरल रूट से नहीं देते, इनको पेरेंटल रूट से ही दिया जाता है। अब ये जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमने बनाए इनका स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टैबलेट, कैप्सूल, सिरप की जैसे इनको नॉर्मली स्टोर नहीं कर सकते। इनका स्टोरेज स्पेशल कंडीशंस में ही होता है, क्योंकि अगर आपने इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को अच्छे से स्टोर नहीं किया तो उनकी पोटेंसी खत्म हो जाएगी। पोटेंसी मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कम अमाउंट में लिया जाता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। तो अगर आपने इनको प्रॉपर स्टोर नहीं किया तो इसका जितना भी असर है, ठीक है, वैक्सीन का, टॉक्सोइड का, सिरा का, तो उनकी जितनी भी पोटेंसी है वो पूरी खराब हो जाएगी अगर हमने इसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो। और साथ साथ और इनकी पोटेंसी तब भी कम हो सकती है अगर आपने इसको स्टोर किया और इसके केमिकल फॉर्म में कुछ चेंज आ गया। मतलब अगर आपने इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाती हैं तो इसकी पोटेंसी रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का स्टोरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इनको स्पेशल स्टोरेज की ज़रूरत होती है। दूसरा, इनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होगा तो इसमें केमिकल चेंजेस आ जाएंगे। केमिकल चेंजेस आ जाएंगे तो इनकी पोटेंसी कम हो जाएगी। तो जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको रूम टेम्परेचर से कम के टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है? तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का स्टोरेज टेम्परेचर होता है बिलो रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब बिलो रूम टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा? बिलो रूम टेम्परेचर आपको मिलेगा रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में,
ठीक है। तो जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हो ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बनी रहे, उनकी पोटेंसी बनी रहे, उनमें कोई भी केमिकल चेंजेस ना हो और वो डिग्रेड ना हो। अब ज़्यादातर जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको हम रेफ्रिजरेटर में तो स्टोर करते ही हैं, उसके साथ साथ हम इस इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को डार्क में स्टोर करते हैं। ठीक है, लाइट में बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइट में डिग्रेड हो जाएंगे। तो ज़्यादातर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को हम डार्क में स्टोर करते हैं। टेम्परेचर हम ज़्यादा नहीं रखते, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, अब लाइट में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि लाइट में आपका इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो डिग्रेड हो जाता है, डिटेरियोरेट हो जाता है। इसीलिए जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें लाइट से बचा के रखना होता है, हमें उन्हें डार्क में स्टोर करना होता है, कम से कम टेम्परेचर में स्टोर करना होता है, लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा हम कंटेनर्स कौन से यूज़ करते हैं, तो जो लाइट रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं उसको हम यूज़ नहीं करते इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपके प्रोडक्ट में ज़रा सा भी चेंज आया और वो कंटेनर में आपको चेंज नहीं दिखता है लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में, तो उस चेंज को आप नहीं पहचान पाते हो। और अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आया है और आप उसको नहीं पहचान पाते हो तो आप उसको पेशेंट को वैसा का वैसा एडमिनिस्टर करा देते हो, जिसकी वजह से ये घातक हो सकता है। तो लाइट रेजिस्टेंट ग्लास को नहीं यूज़ किया जाता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के स्टोरेज के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज आया है तो वो चेंजेस हम डिटेक्ट नहीं कर पाते उन कंटेनर्स में। उसके अलावा जो वायरल वैक्सीन्स होती हैं और जो ओरल पोलियो की वैक्सीन होती है वो कहाँ पे स्टेबल होती है, वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे स्टेबल होती है। ठीक है, कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो कि रेफ्रिजरेटर में आप रख दोगे तो स्टेबल रहेगी, लेकिन कुछ वायरल वैक्सीन जैसे कि ओरल पोलियो की वैक्सीन हो गई, ये फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे हमें स्टोर करनी पड़ती है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ही और कम टेम्परेचर पे है। जबकि अगर हम बैक्टीरियल वैक्सीन्स की बात करें, एंटी टॉक्सिन्स की बात करें, तो अगर हम इसको फ्रीज में रखेंगे तो ये डिटोरियोरेट हो जाती हैं, डिग्रेड होने लगती हैं। तो हर एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का स्टोरेज कंडीशन अलग होता है जो कि उनके लेबल्स पे चिपका हुआ होता है और होना चाहिए। ठीक है, तो जब कोई भी कंपनी या कोई भी लैब इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी क्या क्या स्टोरेज कंडीशंस हैं, उसको कैसे स्टोर करना है, किस टेम्परेचर पे करना है, किस इन्वायरमेंट में करना है, ये हमेशा लेबल पे लगा हुआ होना चाहिए कंटेनर के, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टोरेज। अगर प्रॉपर स्टोर नहीं होगा आपका प्रोडक्ट, उसकी पोटेंसी, उसका केमिकल बिहेवियर, उसका इफेक्ट सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इसलिए जो भी आपके स्टोरेज कंडीशंस हैं वो प्रॉपरली लेबल पे मेंशन होनी चाहिए। हम फर्स्ट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा सीरम। हम 3 मेन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, सीरम, वैक्सीन्स और टॉक्साइड्स। तो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं सीरम, जिसको कि कई जगह आपको सीरा लिखा हुआ भी मिलेगा, इम्यूनोलॉजिकल सीरा लिखा हुआ भी मिलेगा। तो ये सीरम होता क्या है, ये सीरम होता है आपके ब्लड में। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो सीरम क्या है, इट में बी डिफाइंड एज ब्लड प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स। आपका ये ब्लड है, ठीक है, सपोज ये आपका ब्लड है। अब इसमें से जब आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दोगे, ठीक है, तो जो पूरा ब्लड का प्लाज्मा बचेगा तो उसको कहा जाता है सीरम। सीरम में भी डिफाइंड एज ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, या फिर आप क्या कह सकते हो, ब्लड विद ऑल द सेल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव। या फिर ये पूरा आपका ब्लड है लेकिन इस ब्लड में आपके सेल्स भी नहीं है और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं है, तो जो लिक्विड बचा उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो सीरम। सिंपल समझो तो सीरम मतलब ब्लड प्लाज्मा का वो पार्ट जिसमें कि सेल्स भी नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं है, सिर्फ लिक्विड पोर्शन है, तो उसको हम कहते हैं सीरम। अब सीरम में क्या क्या होता है, सीरम में सारे प्रोटीन्स होते हैं सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स को छोड़ के। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किसी जगह से आपका बहुत खून बह रहा है, आपको चोट लगी, लेकिन अचानक क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो खून बहना रुक जाता है, अगर आपको छोटा मोटा कट लगा हो तो वो खून बहना क्यों रुक जाता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ब्लीडिंग रोक देते हैं। अब सीरम में क्या होता है, सीरम में सारे प्रोटीन्स होते हैं सिवाय क्लॉटिंग फैक्टर्स के। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या कराते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं। अब सीरम में सारे प्रोटीन्स होते हैं, इंक्लूडिंग उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, एंटीबॉडीज भी होते हैं, एंटीजेंस भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, और कोई अगर बाहर का सब्सटेंस है जिसको कि हम एक्सोजीनियस सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि ड्रग हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो भी होते हैं।
सिर्फ क्या नहीं होगा सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स और आपके सेल्स नहीं होंगे। सीरम में मेनली होती हैं आपकी एंटीबॉडीज। ये क्वेश्चन आता है कि सीरम में मेनली क्या है, तो सीरम में मेनली होती हैं आपकी एंटीबॉडीज। तो सीरम में क्या नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन सीरम का मेन कंपोनेंट क्या है, एंटीबॉडीज। अब सीरम में और क्या नहीं होता, सीरम ऑल्सो डज नॉट कंटेन ऑल द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। जितने भी ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं सीरम में वो अधिकतर नहीं होते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, आरबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये सब सीरम में नहीं होता। सीरम में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीजेंस होते हैं, एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, ड्रग्स होते हैं। लेकिन सीरम में डब्ल्यूबीसी नहीं होते, आरबीसी नहीं होते, प्लेटलेट्स नहीं होती, लिम्फोसाइट्स नहीं होते, ठीक है, ये सारे सेल्स जो है सीरम में नहीं होते। अब ये जो सीरम की स्टडी हम करते हैं, इस स्टडी को कहा जाता है सीरोलॉजी। सीरो मतलब सीरम, लॉजी मतलब स्टडी। तो सीरम की जो स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है सीरोलॉजी। अब हमें सीरम मिलेगा कैसे, ये सीरम के लिए हमें अगर सीरम चाहिए तो हमें एक ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा और ब्लड सैंपल की हमें क्लॉटिंग करानी पड़ेगी, मतलब उसका कोगुलेशन कराना पड़ेगा। फिर उसका जब हम कोगुलेशन करा लेंगे तो सैंपल जो है उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूज एक मशीन देखी होगी, ऐसी 6 ट्यूब्स लगी रहती हैं उसमें और ये एक स्पेसिफिक रोटेशन पे घूमती है। तो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूज की ट्यूब में हमने क्या कर लिया, ब्लड का सैंपल ले लिया। ब्लड का सैंपल लेने के बाद हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड लिक्विड ऊपर आ जाता है, ठीक है, और सेल्स नीचे जमा हो जाती हैं। तो जब ये सेल्स नीचे जमा हो जाएंगी, ये तो जो नीचे सेल्स जमा है इसको हम कहते हैं क्लॉट। तो इन क्लॉट और ब्लड सेल्स को हम रिमूव कर देंगे। ऊपर का जो लिक्विड बचेगा उसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट। ये जो सुपरनेटेंट है यही हमारा सीरम है, ठीक है। सिंपल, आपको ब्लड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उस ब्लड से आपको क्या कराना है, उस ब्लड में आपको सेंट्रीफ्यूज कराना है। जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूज कराओगे उस ब्लड को तो सेल्स जो है ब्लड की नीचे जमा हो जाएंगी, ऊपर ऊपर लिक्विड जमा हो जाएगा। तो वो लिक्विड जो है उसको हम, ऊपर जो लिक्विड है उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। उस सुपरनेटेंट को आप अलग कर लोगे, वही आपका सीरम कहलाएगा। ये देखो पिक्चर में देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका पूरा ब्लड है, प्लाज्मा जहाँ पे लिखा हुआ है आपका पूरा ब्लड है। अब क्या है, ये इस ब्लड में आपने क्या किया, एंटीकोगुलेंट्स डाल लिए। जब आपने इसमें एंटीकोगुलेंट्स डाल लिए तो जितने भी आरबीसी थे, डब्ल्यूबीसी थे, प्लेटलेट थे, वो क्या हो गए, नीचे जाके जमा हो गए। ऊपर ऊपर क्या बच गया, प्लाज्मा बच गया। अब आपने क्या किया, ये जो ब्लड क्लॉटिंग था इसमें जब आपने कोई कोगुलेंट, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है, इसमें पूरा ब्लड क्लॉट हो चुका है। तो ये ऊपर का क्या है, सिर्फ सीरम है जिसमें कोई भी डब्ल्यूबीसी नहीं है, आरबीसी नहीं है। तो ये ऊपर का जो सुपरनेटेंट है, जो लिक्विड है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ब्लड प्लाज्मा और सीरम में। प्लाज्मा में सारे सेल्स मिक्स होंगे, प्लाज्मा होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है, लेकिन सीरम में कोई भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होगा। आपका ब्लड सिर्फ नीचे क्लॉट हो जाएगा, उस क्लॉट को भी आप अलग कर लोगे तो ऊपर का जो सुपरनेटेंट बचेगा वो आपका सीरम कहलाएगा। अब इम्यूनोलॉजिकल या लेबोरेटरीज में सीरा को कैसे बनाया जाता है, तो वो हम देख रहे हैं कि इम्यून सेरा की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। जब हमें इम्यून सेरा की प्रिपरेशन करनी होती है तो हमें ब्लड चाहिए होता है। यूजुअली हम ब्लड जो लेते हैं वो एनिमल्स का लेते हैं इम्यून सेरा बनाने के लिए। कौन से एनिमल्स का लेते हैं, हम इसके लिए लेते हैं हॉर्सेस, लेकिन म्यूल्स को भी ले सकते हैं। म्यूल्स मतलब हॉर्स और डंकी के बीच की जो प्रजाति होती है, जिसको हिंदी में खच्चर कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो हॉर्सेस को यूज किया जाता है। हॉर्सेस, म्यूल्स, डंकीज, शीप, गोट्स, ये जो एनिमल्स हैं इनको यूज किया जाता है ब्लड कलेक्शन के लिए। तो इन एनिमल्स का ब्लड कलेक्ट करके इम्यून सेरा बनाया जाता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि ये जो भी एनिमल्स हैं ये अच्छी हेल्थ में होनी चाहिए, इन्हें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें कोई इन्फेक्शन होगा, कोई डिजीज़ होगी तो इसके थ्रू हम जो सीरा बनाएंगे और वो पेशेंट्स को देंगे तो पेशेंट्स में भी वो बीमारी, वो इन्फेक्शन आ जाएगा। तो जो भी एनिमल्स हम यूज़ करेंगे वो अच्छी हेल्थ में होने चाहिए,
फ्री ऑफ इन्फेक्शंस होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह की कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, और उनको हम वेटरनरी सुपरविजन के अंदर रखेंगे। वेटरनरी सुपरविजन मतलब, वेटरनरी मतलब एनिमल्स, जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं उनकी निगरानी में रखेंगे, उनके सुपरविजन में रखेंगे, क्योंकि उन्हें जानकारी होती है कि एनिमल्स में कौन सी डिजीज़ है, उन्हें अगर डिजीज़ है, इन्फेक्शन है तो वो कैसे बिहेव करेंगे। तो जो भी एनिमल्स हम सिलेक्ट करेंगे उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उन्हें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, और उसको वेटरनरी सुपरविजन में रखेंगे, एनिमल डॉक्टर्स की निगरानी में रखेंगे। अब एनिमल्स का ब्लड अगर हमने ले लिया, तो अगर हमें इम्यून सीरम बनाना है तो हमने हॉर्स या कोई और एनिमल को क्या किया, उसको इंजेक्ट करेंगे, करना पड़ेगा हमें एंटीजन। मैंने शुरू में आपको क्या बताया, सीरम में मेनली क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती है ना। तो एंटीबॉडीज कब बनेंगी, जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन जाता है। आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो पता है ना। आपकी जो बॉडी है उसमें जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो वो बॉडी के लिए कैसा बिहेव करता है, एंटीजन बिहेव करता है। अब वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, पॉलन हो सकता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, तो उसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी मैकेनिज्म। तो जो भी हमने एनिमल चूज किया है, चाहे वो हॉर्स हो चाहे कोई और एनिमल हो, उसमें हमने क्या किया, एंटीजन का डोज इंजेक्ट कर दिया, और तब तक इंजेक्ट करते जाते हैं जब तक हमें उसके ब्लड के सैंपल में एंटीबॉडीज ना मिल जाएं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसमें एंटीजन को इंजेक्ट करते जाएंगे, उसका ब्लड सैंपल लेते जाएंगे। जब उसके ब्लड सैंपल में हमें अच्छा कंसेंट्रेशन मिल जाएगा एंटीबॉडी का, तब हम उसको एंटीजन देना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन काम का क्या है, हमारा मेन काम का है एंटीबॉडीज, जो कि हमें चाहिए सीरम में से। तो हमारे मेन काम का क्या है, हमारे मेन काम का है एंटीबॉडीज़। तो हमें जब अच्छा कंसंट्रेशन मिल जाएगा एंटीबॉडीज़ का, तो हम हमारा जो एनिमल है उसको एंटीजन इंजेक्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब जब हमारी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं तो हम ब्लड का सैंपल ले लेंगे एक अच्छे वॉल्यूम में, है ना। बड़ा ऐसा नहीं, 1-2 ml नहीं, लार्ज वॉल्यूम ब्लड का सैंपल ले लेंगे। अब लार्ज वॉल्यूम ब्लड सैंपल हमें कैसे मिलेगा, हमें जो भी एनिमल है उसकी वीन पंचर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनिमल्स की वीन को जब हम पंचर करेंगे तो बहुत सारा ब्लड निकलेगा, उस ब्लड में से हम अच्छा खासा सैंपल ले लेंगे ब्लड का एक बड़े से वेसल में। उस वेसल में हमने पहले से क्या लिया होगा, उस वेसल में हमने पहले से लिया हुआ होगा सिट्रेट सॉल्यूशन। ये सिट्रेट सॉल्यूशन हमने क्यों लिया होगा, ताकि उसमें क्लॉटिंग ना हो। अगर क्लॉटिंग हो जाएगी तो ब्लड पूरा क्लॉट हो जाएगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक बड़ा सा वेसल ले लिया। उस बड़े से वेसल में हमने क्या ले लिया, सिट्रेट सॉल्यूशन हमारे पास पहले से ही है। ये सिट्रेट सॉल्यूशन क्या कराता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। अब हमने क्या किया, इसमें ब्लड का सैंपल ले लिया। ब्लड का सैंपल कैसे ले लिया, जो भी हमारा एनिमल था उसकी वीन पंचर कर ली तो उसका ब्लड बहने लगा, उस ब्लड को हमने इसमें ले लिया। अब क्या होगा, इस ब्लड सेल में, इसमें जो है ब्लड सेल्स सेटल होने लगेंगी, और ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा, सुपर नेटेंट आ जाएगा। जो ऊपर सुपर नेटेंट आ जाएगा वो होगा हमारा सीरम। उस सीरम को हम अलग से ले लेंगे। ये सपोज इसके बाद वाली स्टेज बता रही हूँ मैं। इसमें क्या होगा, नीचे नीचे जो भी ब्लड सेल्स होंगी वो जमा हो जाएंगी, ऊपर ऊपर पूरा लिक्विड आ जाएगा। ये ऊपर के लिक्विड को हम सुपर नेटेंट कहते हैं। ठीक है, ये सुपर नेटेंट में ही हमारा क्या होता है, सीरम होता है। इस सीरम को हम अलग कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सीरम। इस तरह से इम्यूनोलॉजिकल सीरम को बनाया जाता है। सीरम के बाद जो नेक्स्ट हमारा इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आता है वो आती है हमारी वैक्सीन्स। आपने बहुत सुना होगा, अभी कोरोना जब आया था तो उसके लिए जो वैक्सीन बनी थी उसको हम कोविड वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन्स मतलब ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो कि हमें वायरल इन्फेक्शन से मेनली बचाती हैं। ठीक है, वैक्सीन जो है जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डिजीज कॉज होती है, जनरली उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनएक्टिव फॉर्म यूज करके हम वैक्सीन को बनाते हैं। तो ये जनरल कुछ चीज़ें अपने वैक्सीन के बारे में सुनी होंगी, उसी से कुछ इलेबोरेटेड पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक तरह की एंटीजेनिक प्रिपरेशन होती है। एंटीजेनिक प्रिपरेशन मतलब एंटीजन से बनी हुई, एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में जाता है, जो कि हमें डिजीज कॉज करता है। तो उसी एंटीजन से बनी हुई प्रिपरेशन को वैक्सीन कहते हैं। तो वैक्सीन एक एंटीजेनिक प्रिपरेशन होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बनी हुई होती है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया वायरस के कुछ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसको कि हम एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हमें वो इन्फेक्शियस डिजीज ना हो। जनरली वैक्सीन क्या करते हैं, वैक्सीन हम डिजीज होने से पहले ही दे देते हैं, ताकि अगर हमारी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो हमारी बॉडी क्या करे, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे
और हमें वो डिजीज ना हो। ठीक है, तो वैक्सीन क्या हो गया, एक एंटीजेनिक प्रिपरेशन हो गई जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, उनके कुछ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। हम वैक्सीन क्यों लेते हैं, हम वैक्सीन इसलिए लेते हैं ताकि हमें जो भी इन्फेक्शियस डिसीज हुई है वो प्रिवेंट हो सके। अब जो वैक्सीन्स बनती हैं बीमारियों के लिए वो उन्हीं माइक्रोब से बनती हैं जिसके कारण वो बीमारी होती है। जैसे पोलियो के वायरस के कारण जो बीमारी होती है वो पोलियोमाइटिस वायरस से ही बनती है। कोरोना से अभी हमने देखा कोविड के लिए कुछ वैक्सीन्स बनी। तो वैक्सीन जो बनती है किसी भी डिसीज के लिए वो उसी माइक्रोब से बनती है जो कि डिसीज कॉज करती है। जनरली हम क्या करते हैं, जो टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, सिरप होता है, वो हम कब लेते हैं, जब हमें बुखार हो जाता है या हमें कोई डिजीज हो जाती है, उसके बाद जो हम ट्रीटमेंट के लिए चीजें लेते हैं उन्हें हम कहते हैं मेडिसिन। क्या कहते हैं हम, मेडिसिन। जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ये सब हम कब लेते हैं, जब हमें कोई चीज़ हो गई, जैसे बुखार हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया। ठीक है, लेकिन वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसको कि हम एडवांस में ही ले लेते हैं। ठीक है, हमें अभी कोई बीमारी हुई नहीं होती है, एडवांस में ही हम ले लेते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके हमें, और अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करे तो हमारी बॉडी हमें उससे सुरक्षा प्रदान कर सके। वैक्सीन जब भी हम लेते हैं तो हमें इससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। मेनली वैक्सीन को हम डिजीज़ से पहले ही ले लेते हैं, तो जो भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो वैक्सीन मेनली क्या कराती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना उनका मेन फंक्शन है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट। अब जब हम वैक्सीन्स को इंजेक्ट करते हैं तो ये जब वैक्सीन हमारे बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी कहलाती है होस्ट। ठीक है, तो ये होस्ट की बॉडी में क्या करती है, एंटीबॉडीज जनरेट होने लगती हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के लिए कैसा काम करेगा, एंटीजन की तरह काम करेगा। आपकी बॉडी क्या करेगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। तो जब आप किसी पेशेंट में वैक्सीन को इंजेक्ट करोगे तो उस पेशेंट की बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाने लगेगी उस डिजीज के अगेंस्ट। जिस भी ऑर्गेनिज्म के कारण वो डिसीज हो रही है उस डिसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। जब ये एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये डिसीज हो रही थी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगी। तो वो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, जो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट हो जाएगा तो उसका प्रोलिफरेशन रुक जाएगा। प्रोलिफरेशन मतलब फैलाव। जितना ज़्यादा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस एजेंट फैलेगा उतनी ज़्यादा आपकी बीमारी फैलेगी। ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगी, उसके फैलाव को रोक देगी, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और नहीं फैलने देगी बॉडी में। तो उसका जब प्रोलिफरेशन रुक जाएगा तो वो जो डिजीज आपकी बॉडी में बढ़ रही थी वो डिजीज आपकी बॉडी में बढ़ ही नहीं पाएगी, खत्म हो जाएगी। ये क्या पढ़ा हमने, ये हमने पढ़ा वैक्सीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वैक्सीन बॉडी में जाके कैसे काम करती हैं। एक बार और देख लेते हैं कि वैक्सीन को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, जो भी बीमारी हुई है आपको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। जब ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये डिजीज़ हुई है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेट हो जाता है। जब वो इनएक्टिवेट हो जाता है तो उसका प्रोलिफरेशन रुक जाता है, फैलाव रुक जाता है। फैलाव रुक जाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो जो बीमारी वाली कंडीशन है वो बन ही नहीं पाती, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।